अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट जो वीक था उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि ईआरपी के ऊपर कॉस्ट कौन सी आती हैं और उसके बेनिफिट्स कौन से होते हैं। बेनिफिट्स से मुराद वो बेनिफिट्स जिनको हम रियलाइज़ करते हैं वो दो तरह के होते हैं, टेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं और नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। अब उन दो टाइप्स के बेनिफिट्स को हम सपोज कर लेते हैं। ये हमारे पास ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का जो लाइफ साइकिल है जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था उसकी डिटेल डिस्कशन शुरू हो रही है, क्योंकि ईआरपी जो है ना वो उसके दो फेजेस होते हैं। एक ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन होती है और दूसरे नंबर पर उसका सपोर्ट लाइफ साइकिल होता है। तो उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कैसे कैसे जिम्मेदारियाँ परफॉर्म करते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा आज का चैप्टर है इसमें हम ईआरपी पैकेज सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पैकेज सिलेक्शन से मुराद आपने ईआरपी को गेट करना है। इसके ऊपर कुछ लिटरेचर आप लोगों से शेयर करूंगा मैं। पैकेज से मुराद ना सिर्फ पैकेज ईआरपी सिस्टम की एप्लीकेशन है बल्कि वेंडर भी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं और उनके पास हर वेंडर के पास आगे मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल हैं और उन पैकेजेस के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो हमने जो चीज़ें जो हम कहते हैं हमने अपनी कॉस्ट और अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए पैकेज की सिलेक्शन करनी है, उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि ईआरपी की पैकेज जो सिलेक्शन है उसके लिए हम किन किन स्टेप्स में से गुजरते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि ईआरपी पैकेजेस जो होते हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज हम कहते हैं कि थाउजेंड्स के जो है ना नंबर्स में ये अवेलेबल हैं, थाउजेंड्स तक आपको मिल जाएंगे ईआरपी सिस्टम। और वो कुछ डोमेन स्पेसिफिक होंगे, कुछ एरिया स्पेसिफिक होंगे, कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे, वो डिफरेंट होते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में से हर पैकेज आपके लिए बेस्ट फिट नहीं हो सकता, हर पैकेज आपके लिए आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। 100% तो खैर कोई भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि ईआरपी पैकेज होते हैं उनकी वो हम किन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे उनको डिस्टिंग्विश करते हैं अमंग ईच अदर। तो हम कहते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं स्ट्रॉन्ग इन पर्टिकुलर प्रोसेस लाइक पीपलसॉफ्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपलसॉफ्ट एक हम कहते हैं कि दर्द भरी स्टोरी है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये कुछ लोगों ने इस पीपलसॉफ्ट से जो है ना वो प्रोजेक्ट परचेज़ किया ईआरपी सिस्टम। तो पीपलसॉफ्ट के जो लोग थे, इसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, ईआरपी सिस्टम वो बनाने बंद कर गए, ठीक है। वो किसी और कंपनी और एक्ल ने आई थिंक सो परचेज कर लिया था। तो ये पीपलसॉफ्ट एक ईआरपी सिस्टम था, अभी भी इसकी ऑनरशिप जो कि चेंज हो गई है, लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से बेस्ट पैकेज था, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कुछ जो होते हैं हमारे पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जिस तरह से मिनकॉन जो है वो माइनिंग के लिए है, रीटेक फॉर रिटेल स्टोर्स के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री के रिटेल इंडस्ट्री के लिए, रैमको फॉर यूटिलिटीज़ के लिए है हमारे पास। तो डिफरेंट जो हमारे पास पैकेज वेंडर हैं उनका एक रीजन है, वो उसके अंदर अंदर जो है ना वो रहते हुए वर्किंग करते हैं। फिर उसके बाद कुछ आते हैं सपोर्ट पर्टिकुलर डेटाबेसेस। जेडी एडवर्ड ये भी ओरेकल ने इसको बाद में सपोर्ट कर लिया। जेडी एडवर्ड की भी जो ऑनरशिप है ये भी चेंज हो गई थी, ओरेकल ने इसको इसको जो है ना वो पिकअप किया और ओरेकल इन दोनों को लेके चल रहा है, जेडी सॉफ्ट को भी, जेडी एडवर्ड को भी और पीपल सॉफ्ट को भी, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे पास पैकेज होते हैं कि जो लीडिंग डेटाबेसेस के साथ चलते हैं, ठीक है। कुछ जिस तरह से एसएपी है वो अपना उसका डेटाबेस सेटअप है, ठीक है। कुछ वो स्पेसिफिक डेटाबेसेस को सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी है, उसके जितने भी उसके कंपेटिटर्स हैं ना वो ओरेकल को तो डेफिनेटली नहीं लेके चलते, तो वो अपनी डेटाबेसेस को लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास एक सेटअप है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक डेटाबेसेस होती हैं। तो हमने जब ईआरपी सिलेक्शन करने तो हमने ये देखना है कि हर एक ईआरपी पैकेज का अपना एरिया है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से पॉपुलर हैं, कुछ हम कहते हैं रिटेल्स के हवाले से पॉपुलर हैं, कुछ माइनिंग के हवाले से हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से हैं, कुछ डेटाबेस ओरिएंटेड हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और कुछ जो है ना वो लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है ये लीडिंग है। तो आमतौर पे हम ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा ये पॉपुलर हैं तो उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लीडिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। सो हमारे पास जो डिफरेंट डेटाबेस पैकेजेस, डिफरेंट ईआरपी पैकेजेस हैं वो उनकी डिफरेंट डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स के अंदर परफेक्टली वर्क करते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि हम हमारी इंडस्ट्री जिस नौइयत की है
फॉर एग्जांपल वो गारमेंट अपैरल की है, या वो बाइक मैन्युफैक्चरिंग की है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की है, एग्जैक्टली उसी डोमेन का हमको ERP सिस्टम मिल जाता है, तब भी वो आपकी 100% रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता। जब आप कोई ऐसा पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि 100% आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, उसके बाद भी वो आपकी तमाम 100% को कभी नहीं कर सकता। जो बेस्ट फिट होता है, हम कहते हैं 80 to 90% जो हमको रिक्वायरमेंट दे रहा हो ना, हम उसको बेस्ट फिट कह देते हैं, ठीक है। तो जो बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो है, उसमें से पहले आपने उसकी स्क्रीनिंग करके, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ कर सकता है, उसमें से आपने स्क्रीनिंग करके 4-5 पे आना है। फिर आगे आपने क्राइटेरिया सेट करना है, उनकी वेटेजेस देनी है, फिर आपने उनमें से एक के ऊपर आना होता है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं ERP सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ERP सिलेक्शन जो है ना, वो उसके अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं। ERP वेंडर सिलेक्शन है, और फिर वेंडर के पास जो पैकेजेस हैं उनकी सिलेक्शन है। तो दोनों चीज़ों की सिलेक्शन है, उनका हम क्राइटेरिया और उनका प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ERP का पैकेज कैसे सिलेक्ट करते हैं और ERP का वेंडर कैसे सिलेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हु विल डू द सिलेक्शन। सिलेक्शन कौन करेगा, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। टीम फ्रॉम द कंपनी के अंदर से एक टीम होती है कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स एंड टॉप मैनेजमेंट। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये जो आपके इंटरनल लोग होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, हम इनके साथ एक IT स्पेशलिस्ट लेते हैं, अगर नहीं अवेलेबल तो IT स्पेशलिस्ट हायर कर लेते हैं, जो कि इस बिज़नेस मॉडल को अंडरस्टैंड करता हो, बिज़नेस की तमाम जो है ना अप्स एंड डाउन्स को, और बिज़नेस के तमाम प्रोसेसेस को, और उन प्रोसेसेस के अंदर तमाम फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करता हो। तो उनके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, डेफिनेटली उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने की अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना प्रॉपर हम कहते हैं कि इंडस्ट्री का नॉलेज होगा जिसके लिए ERP बन रहा है, जितनी प्रॉपर उसके बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी क्लियर उनके डिपार्टमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म उनके सामने क्लियर होगा, और जितनी क्लियर डेटाबेसेस जो अवेलेबल है उनका इमेज दिमाग के अंदर होगा, उतनी अच्छी तरीके से वो पैकेज को सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि पैकेजेस की हमने बात की कि थाउजेंड्स के अंदर अवेलेबल हैं। अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो 80-90% भी अगर मैच कर जाए तो हम उसको कहते हैं बेस्ट फिट है। अब वो 80-90% रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं जो मैच कर रही होंगी, वो उनकी लिस्ट को फाइनलाइज करने के लिए हमारी एक इंटरनल कोर टीम होती है, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, IT हेड होते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो कि डिसीजन मेकिंग पावर रखती होती है, ठीक है। क्योंकि हमने एज इज टू बी प्रोसेस के ऊपर भी फोकस करना होता है। तो यहाँ पे हमने वो उन लोगों की एक टीम बनानी है जिनके पास बिजनेस का क्लियर आइडिया होता है। इसमें कंसल्टेंट्स भी आते हैं, ठीक है। कंसल्टेंट जब तक अवेलेबल नहीं होगा, आपकी एक सिलेक्शन टीम क्रिएट नहीं हो सकती। उसकी रीज़न क्या है? कंसल्टेंट ने आपको आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज आपसे लेना है, और ERP के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट का एक जो है ना वो टेबल इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपके पास जो थाउजेंड्स ऑफ ERP सिस्टम्स हैं, उनमें से चंद एक चूज़ कर देने हैं आपको, ठीक है। तो ERP जो इंडस्ट्री है उनकी इनसाइट कंसल्टेंट के पास है, आपकी कंपनी की इनसाइट जो है वो आपकी टॉप मैनेजमेंट टीम के पास है, जो ऊपर डिसाइड कर लेगी, ठीक है। तो ये दोनों बैठ के एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। उस सिलेक्शन क्राइटेरिया आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हम डेफिनेटली रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कॉस्ट दूसरे नंबर पे। हमारी रिक्वायरमेंट कौन सा पैकेज फुलफिल कर रहा है, और हमारी कॉस्ट जो है वो किस प्रोजेक्ट को परचेज करने की अवेलेबिलिटी रखती है, कितनी कॉस्ट हम बियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू डील विद ERP वेंडर्स। जो ERP वेंडर्स होते हैं, इनसे कैसे डील किया जाएगा। डेफिनेटली जो हमने थाउजेंड्स के करीब हैं, उनमें से चंद एक जो देखने जो हमारी डोमेन से स्पेसिफिक हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी साइट के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम उनको जो है ना प्रपोजल देते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जनरेट करते हैं। वो प्रपोजल्स लेके आते हैं, प्रपोजल्स लेके आने से मुराद वो अपनी प्रेजेंटेशंस लेके आते हैं, ठीक है। और वो लोग बहुत ट्रिकी होते हैं आमतौर पे उनके पास, क्योंकि वो स्टोरीज जो होती है ना, जिस तरह मार्केटिंग के लोग होते हैं, तो वो मार्केट में जाके स्टोरी सुनाते हैं और अपने कस्टमर को कायल करते हैं। जहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी बंदा आएगा वो आपको इस तरह से स्टोरी सुनाएगा, जो भी ERP की वेंडर की तरफ से टीम प्रेजेंटेशन देने आएगी, वो आपको इस तरह से कायल करेगी जिस तरह से
उनका सॉफ्टवेयर आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप 10 लोगों से प्रेजेंटेशन लेंगे तो आप 10 से 10 की जो है ना वो प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आपको ये लगेगा ये बेस्ट है, क्योंकि उनका रोज़मर्रा का काम होता है मार्केटिंग का। तो आप लोग जो जो हमारी इंडस्ट्री होती है जिसने ईआरपी को इम्प्लीमेंट करवाना है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से कौन सा पैकेज जो है ना उसको चूज़ किया जाए। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ हम जो है ना वो ट्रिक्स को परफॉर्म करते हैं, कुछ चीज़ें जहन में रखते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा क्लियर इंसाइट होता है कि इनके पास जो प्रोडक्ट है उनके पास उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। कहते हैं कि आज वेंडर अबाउट ट्रिकी रिक्वायरमेंट्स पॉसिबल सोल्यूशन, जो आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री के स्पेसिफिकली मुश्किल टास्क हैं जो कि आम तौर पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ा सा रूटीन से हटके होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल जिनका, उनसे कहेंगे जी ये जो है ना हमारी प्रॉब्लम है, आप बताएं इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। जो कि आम तौर पे हर इंडस्ट्री की स्पेसिफिक होती है। हम उसको कहते हैं कि जी आप ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास मैनुअल सिस्टम के अंदर या लोकल डेटाबेसेस के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको कैसे टैकल करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आईटी रिलेटेड जो है ना वो प्रॉब्लम हो, वो आपकी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये देखते हैं इन्वेंट्री आती है लेकिन पता नहीं कहाँ पे चले जाती है। अब ये देखते हैं कि जी हम जो है ना वो काम कम हो रहा होता है और जो ओवर टाइम है वो ज़्यादा कैलकुलेट हो जाता है। तो उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि वो आपको उसका आंसर दे सकें, ठीक है। अगर वो उसका आंसर देते हैं और आपको सेटिस्फाई करते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से सेम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा बेस्ट आंसर कौन दे रहा है, यानी कि बेस्ट सोल्यूशन किसके पास है। जिसके पास बेस्ट सोल्यूशन है ओवरऑल आपके ईआरपी का बेस्ट सोल्यूशन वो दे सकता है। तो इससे एक क्राइटेरिया हम तय कर सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है ना वो ईआरपी वेंडर बेहतरीन सोल्यूशन रखता है आपकी प्रॉब्लम्स का। उसके बाद कहता है डेमो ऑफ क्रिटिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो क्रिटिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस हैं, पे रोल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैंक इसके साथ आपकी करेंसी इन्वॉल्व होती है, मनीट्रल प्रॉब्लम्स आते हैं। आप उनको जो है ना उनकी डेमोन्स्ट्रेशन लें, उसको परफॉर्म करके देखें कि जी क्या सैलरी एट अ टाइम रोल हो रही है, पे रोल्स जनरेट हो रहे हैं, क्या ओवर टाइम कैलकुलेट हो रहा है, क्या जो इन्वाइसेस हैं वो एक जैसे यूज़र की इंक्वायरी आती है फौरी तौर पर आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को विजिबल होती हैं। इस तरह की चीज़ों को आप डिमॉन्स्ट्रेट करवाएं। डिमॉन्स्ट्रेट से बाद उनसे कहें कि जी आप सिस्टम को प्रेजेंट करें, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, चलाएं, उसमें फेक एंट्रीज करें और उसका रिजल्ट सामने लेके आएँ। चेकिंग द वर्किंग एंड हाउ यूज़र फ्रेंडली द सिस्टम इज़, ताकि आप उसको चेक कर सकें जो आंसर्स आते हैं या जिस तरह से वो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, एंट्री करना कितना मुश्किल है, क्या आपके जो अकाउंटेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते हैं, क्या आपका जो एंड यूज़र है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रोडक्शन के अंदर बैठा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, क्या वो इसके साथ काम कर सकता है। ये इसको आप चेक करते हैं। जब आपके सामने वो डेमोन्स्ट्रेशन देगा तो आप देखेंगे कि किस तरह कितनी आसानी से या कितनी डिफ़िकल्टी से एंट्री होती है और जो आंसर आता है वो कितना रीडेबल है, कितने उसके फॉर्मेट जो है ना वो एडजस्टेबल हो सकते हैं। तो उससे आपको जो है ना वो इसकी स्क्रीनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि कितने जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमें 10 लोगों से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लिया तो उनमें से कौन से 2 जो है ना उनके बारे में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम कहते हैं एज द साइट रीड्स रिव्यू, जो जिन लोगों ने ऑलरेडी उन लोगों से काम लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे कंपटीटर जो हैं वो कुछ और हैं जिन्होंने सेम वेंडर से ईआरपी सॉल्यूशन लिया हुआ है, या जो भी लोग हैं जिन्होंने वो ईआरपी सॉल्यूशन लिया हुआ है, हम उनसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। या हम वेबसाइट के ऊपर जाके वो देखते हैं कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके मोबाइल फ़ोन के नीचे लोगों के रिव्यूज़ रीड करते हैं, ठीक है। तो आपको जिसके रिव्यूज़ पॉजिटिव लगते हैं आप अपना वो मोबाइल फ़ोन चूज़ कर लेते हैं ना। यहाँ पे भी आप कहते हैं कि जिन लोगों ने उस सिस्टम को इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल आप इन्फर से लेना चाहते हैं तो इन्फर में आप लोग देखेंगे कि उनके जो ईआरपी सिस्टम के रिव्यूज़ हैं उनकी साइट के ऊपर वो क्या हैं, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि इनकी साइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या वो आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही है। और फिर आप ये देखेंगे कि आपके कंपटीटर्स जो हैं, जो स्पेसिफिकली जिनकी रिक्वायरमेंट आप जैसी है, उन्होंने कौन से ईआरपी जो पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेंडर्स जो है ना उनकी प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे चीज़ें उगलवाते हैं, उनसे क्लियर करते हैं कि क्या वो रिक्वायरमेंट जो हमारी सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए वो फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो उनको फुलफ़िल कर सकते हैं तो आप उनको स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए नेक्स्ट फेज़ के अंदर ले जाते हैं, अदरवाइज़ उनको आप यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी एक लेंथी प्रोसेस है जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, ईआरपी सिलेक्शन प्रोसेस,
इसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, इनके बारे में ऑलरेडी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीज़ें नहीं जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे ERP सिलेक्शन टीम इन प्लेस। हमने एक कोर टीम बनानी है जो कि इंटरनल टीम है, उसके अंदर कंसल्टेंट भी हो सकते हैं जो कि एक्सटर्नल पार्ट होगा। डिसाइडिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड वेट्स ऑफ ईच क्राइटेरिया। आपने क्राइटेरिया क्या क्या चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे जो है ना वो टॉप मोस्ट क्राइटेरिया कॉस्ट है। वो कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ले ही नहीं सकते, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप मोस्ट क्राइटेरिया उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम है। वो कहते हैं जी हमें सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर जो है ना वो ERP सिस्टम इम्प्लीमेंटेड चाहिए। तो क्राइटेरिया और उसकी वेटेज, ठीक है। जिस तरह से आप MS का एडमिशन होता है ना, तो उसका हम क्राइटेरिया रखते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है कि जी FSC के मार्क्स लेंगे, मैट्रिक्स के मार्क्स लेंगे, एंट्री-टेस्ट के मार्क्स लेंगे, BSc के मार्क्स लेंगे, और फिर उसका हम वेट डिसाइड करते हैं कि FSC के मार्क्स जो होंगे 30% होंगे, मैट्रिक के मार्क्स 10% होंगे, और 20% जो होंगे वो एंट्री-टेस्ट के मार्क्स होंगे, और बाकी जो 40% है वो बैचलर ऑफ साइंस जो भी आप लोगों ने मास्टर्स या ऑनर्स किया होता है उसके मार्क्स लेंगे। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया सेट होता है और उसकी वेटेज सेट होती है। क्राइटेरिया क्या है, हमने 4 तरह के मार्क्स लेने हैं, मैट्रिक के, FSC के, BSc के और एंट्री-टेस्ट के, या हम 5वें चीज़ भी इसमें सेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज इंटरव्यू के। और फिर उनकी वेटेज करते हैं। हम कहते हैं 5% 10% इंटरव्यू के, 10% मैट्रिक के, 20% FSC के, और 20% जो है ना वो आपके एंट्री-टेस्ट के, और 40% आपके BS के। दिस इज क्राइटेरिया एंड वेटेज। इनिशियल स्क्रीनिंग लिस्ट ऑफ वेंडर्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग अ फ्यू। आपके पास जो थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए 100% हो। हाँ, हमारे लिए बेस्ट फिट का ऑप्शन होता है। बेस्ट फिट का ऑप्शन है 80, 85, 90% तक जो आपको बेहतरीन सहूलियात दे दे, वो आपके लिए दी बेस्ट है, ठीक है। मेकिंग अ डिटेल्ड एंड फाइनल वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड वेंडर्स। हम ये ऐसे नहीं है कि किसी खास बंदे की रजामंदी के ऊपर जो है ना ERP वेंडर सेलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट बेस्ट सॉल्व हो रही है, एवरेज सॉल्व हो रही है, पुअरली सॉल्व हो रही है, बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही, उसको मार्किंग करते जाते हैं। हर वेंडर का जो है ना एक स्कोर कार्ड, जिसको हम लिकर्ट एनालिसिस कहते हैं, वो करने के बाद एंड पे देखते हैं हाईएस्ट मार्क्स इस वेंडर के हैं, सेकंड हाईएस्ट किसके हैं, थर्ड हाईएस्ट किसके हैं, फोर्थ हाईएस्ट किसके हैं। इस तरह से हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद फाइनलाइजिंग द ERP वेंडर एंड एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर। जब आप ERP सिलेक्शन कर चुके होते हैं तो फिर आप उसको फाइनलाइज करते हैं। आफ्टर फाइनलाइजिंग आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी ये जो हमारे पास जो स्क्रीनिंग के लिए क्राइटेरिया है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि स्क्रीनिंग हम जिन चीज़ों के ऊपर करते हैं, सबसे पहली चीज़ इसमें है प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, विजन एंड इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। ये क्या चीज़ है? क्या जो आप कंपनी जिससे आप ERP पैकेज लेना चाह रहे हैं उसकी कोई स्ट्रेटजी है, उसका कोई विजन, मिशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, या वो मार्केट में जस्ट ऐसे ही बैठे हुए हैं कि किसी भी वक्त उस बिजनेस को छोड़ के किसी और टर्म के ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जिनके पास स्ट्रेटजी और रोड मैप होता है, आमतौर पे ये वेबसाइट के ऊपर विजिबल होता है। अगर ये अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास विजन, मिशन नहीं है तो आपका कभी भी टू बी प्रोसेस बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर उसके पास विजन एंड मिशन है, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने की चांसेस हैं, उनके अंदर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मादा मौजूद है, तो डेफिनेटली वो आप अपने जैसे जैसे ERP को इम्प्रूव करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जी ERP सिस्टम जो है ना वो आपको, ज़ाहिर है अगले 10-20 साल के लिए एक प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए शॉर्ट टर्म तो है नहीं है, ठीक है। 10-15 से 20 साल तक हम ये परचेज कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, टेक्नोलॉजी इमर्जमेंट के लिहाज से जो है ना वो भी साथ साथ ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे, ERP भी ग्रो करे। तो जब तक ERP वेंडर के पास विजन, मिशन ही ना होगा, उसकी प्रोडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हर्डल बन जाएगी, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं करने देगी, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, उसके पास स्ट्रेटजी और उसके पास इनोवेशन जो है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पोर्शन हम देखते हैं। और आमतौर पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी और विजन, मिशन वेबसाइट्स के ऊपर दिया होता है, उनका चार्टर, एक साइन होता है कि जी हम ये जो है ना अगले 10 ईयर्स के अंदर हम यहाँ पे होंगे, 20 ईयर्स में हम ये चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो विजन, मिशन, प्रोडक्ट्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड रोड मैप। अगर तो प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और रोड मैप अवेलेबल है तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, ये ग्रीन सिग्नल्स हैं कि हम उस प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं।
प्लान अबाउट नेक्स्ट फ्यू रिलीज स्पोर्ट टू इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री। अगली फ्यू रिलीजेस के अंदर जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो क्या चीज़ करना चाहते हैं। जिस तरह से पहले हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, हम कहते हैं एंड्रॉयड के ऊपर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाए, फिर हम कहते हैं क्लाउड के ऊपर चला जाए, वो सॉफ्टवेयर एज आर्किटेक्चर के ऊपर चला जाए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमें बताते हैं कि अगले 3-4 रिलीजेस के अंदर हम कौन कौन सी नई जो है ना वो फीचर्स, कौन कौन सी नई प्रोडक्ट्स जो है ना वो अपने ERP के अंदर ऐड करने वाले हैं। उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का मौका मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को compete करने का मौका मिलता है मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट जियोग्राफीज, मुख्तलिफ जो है ना वो रीजन्स के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर डेफिनेटली वर्किंग का इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होगा, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। तो उन जगहों पे जो इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी है उनके पास वो कैसी है, रोल आउट कैसे करते हैं, बिग बैंग अप्रोच है तो वो मॉडुलर है या वो रोल आउट है, उनके पास वो स्ट्रेटजी, उसको हम स्टडी करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ERP को इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है लेकिन उसके यूनिट्स जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड फैले हुए हैं। ठीक है, हम कहते हैं 5 कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी के जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं उनको कैसे कवर अप करते हैं। एप्लीकेशन वेंडर टोटल इन्वेस्टमेंट इन R&D एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इन गुड इंडिकेटर। हमने ये देखना है कि जितना इनके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक ERP जो बिजनेस वेंडर है, ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, वो साल के अंदर हम कहते हैं 1 करोड़ रुपया कमाता है, तो 1 करोड़ में से कितने % वो R&D के ऊपर लगाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जितना पैसा खर्च कर रहा होगा, अल्टीमेटली वो अपनी बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा होगा। लेकिन आप ये कैसे देखेंगे, आपको उनकी अकाउंट स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको यही देखना पड़ेगा कि उनका जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट कैसा है, कितने लोग उसके अंदर काम करते हैं, और उनका जो पिछले 10 ईयर्स का, पिछले 5 ईयर्स का, पिछले 2 ईयर्स का क्या रिकॉर्ड है। उसके मुताबिक हम देखते हैं कि ये कितना इनोवेट होते हैं हमारे जो पास्ट के अंदर, और फ्यूचर में कितना इनोवेट होंगे। अगर उसके अंदर उनके अंदर इनोवेशन नहीं है, इसका मतलब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आगे भी एक डेड लॉक क्रिएट कर देंगे, एक बैरियर ऐसा लगा देंगे, ना वो खुद से इम्प्रूव होंगे ना वो आपको इम्प्रूव करने की जो है ना वो गुंजाइश देंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया कि आप पहले नंबर पर उनका विजन मिशन देखें, अब देखें कि उनके अंदर इनोवेशन का मादा अवेलेबल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन वेंडर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है, मार्केट में भी मैंने आपको बताया इस लेक्चर के शुरू में, वो जो JD एडवर्ड था और जो पीपलसॉफ्ट था, ये दोनों ERP वेंडर्स भाग गए थे। जब वेंडर ही भाग गया तो स्पोर्ट ख़त्म तो ERP लाइफ साइकिल ख़त्म, ना वो फ्यूचर में आएगा, ना कोई अपडेट आएगी, ना कोई रिक्वायरमेंट मीट होगी, और ना ही वो उसके लेटर वर्निंग्स मिलेंगे। तो दिन गुजरते जाएंगे और वो सिस्टम लेगेसी होता जाएगा। ठीक है, तो जब किसी भी ERP सॉफ्टवेयर के वेंडर्स जो है ना वो भागते हैं तो सिस्टम हमेशा लॉस पे चला जाता है। ठीक है, या उनकी टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो जो उनके हम कहते हैं कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि पहली वाली जो मैनेजमेंट है, पहले वाले जो ऑनर्स हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है, उनके साथ हमारा जो मेंटेनेंस का एक मुआहदा है, कितने % है और एटसेट्रा, सारी चीज़ें साइन होती हैं। क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ठीक है, गो के उन लिखा जाता है कि ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी उनका बिहेवियर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ऑनरशिप चेंज हो जाती है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, और आमतौर पे ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर लेगेसी हो जाते हैं। गो के ये जो हमारे पास JD एडवर्ड था, या ये जो पीपल सॉफ्ट, ये ओरेकल ने ओन कर लिए थे, लेकिन जो ओरेकल की अपनी प्रोडक्ट थी वो ज़्यादा रिलायबल थी और ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करते थे, बजाय इसके कि इन दो पैकेजेस के ऊपर। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 90% रिक्वायरमेंट हमें मिल रही है किसी पैकेज के अंदर, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, और दूसरे साइड पे हमको 80% रिक्वायरमेंट मिल रही है लेकिन लाइफ टाइम सपोर्ट की गारंटी है, तो ये ऐसा मार्केट में बंदा बैठा, ऐसा कंपनी है जो कि अगले 10 साल आपको सपोर्ट कर सकती है, तो आप 80% वाले को चूज़ कर लें, 90% वाले को छोड़ दें। जिसके मार्केट्स के अंदर शेयर अवेलेबल हैं, मार्केट में देखते हैं कि कितना पैसा उनका लगा हुआ है। ठीक है, जो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग है ना, जिसका मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट मौजूद है, इसका मतलब वो मार्केट छोड़ के भागने वाला नहीं।
और जो भागने वाला नहीं है इसका मतलब वो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करने वाला है। लाइफ टाइम से बड़ा इसका 10 to 15 ईयर्स लाइफ टाइम होता है, ठीक है। तो ईआरपी को अगर आपको 10 से 15 साल तक के लिए कोई वेंडर सपोर्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि जी आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उनसे हमने जो इतने ज़्यादा बेनिफिट रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास 90% रिक्वायरमेंट्स किसी वेंडर के साथ मैच कर रही हैं किसी पैकेज के साथ, लेकिन वेंडर की गारंटी नहीं है कि वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो आप उस वेंडर से ना लें, उससे ले लें जिसके पास 80% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है लेकिन वो आपको फ्यूचर में सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर उनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसा है, होल्ड कितना है, कितने परसेंट शेयर हैं। ये ना हो कि वो मार्केट छोड़ के भाग जाए और आपका जितना पैसा है और जितना आपका वक्त लगा हुआ है वो सारे का सारा डूब जाएगा और फिर आप पिछले सिस्टम का भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले सिस्टम से भी जो वो डाटा और तमाम तर इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम में आ चुकी है, पुराना सिस्टम आप डिस्कार्ड कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी। तो डूबने से बचाने के लिए हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल वायबिलिटी। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ने किसी जगह पे ईआरपी परचेज किया लेकिन विजन मिशन थोड़ा सा उनका वीक था या स्ट्रेटेजीज बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनोवेटिव नहीं थी, R&D इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ईआरपी तो चल रहा है ना, ईआरपी के बेस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। दूसरे एंड पे हमारे पास एक ऐसा है कि जिसका इनोवेशन और ये वो सारी चीज़ें बहुत लिखी हुई थी लेकिन वो 2 साल बाद वो मार्केट छोड़ गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ख़त्म होगी, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हम डे वन से बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो होता है वो उसका डाटा होता है। अगर डाटा गया तो ऑर्गेनाइजेशन की ईआरपी के अंदर डाटा अवेलेबल है, ईआरपी के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और रिपोर्ट्स उससे जनरेट होनी है। अगर वो डे बाय डे जो है ना वो पुअर होती जा रही हैं, किसी जगह पर रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही या नई चेंज रिक्वेस्ट जो है वो उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा, तो वो जो है ना 1 आध साल के अंदर सिस्टम फारग हो जाएगा। जैसे जैसे सिस्टम फारग होगा या तो आपको जो है ना वो उसकी अल्टरनेट कोई ईआरपी वेंडर ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूब सकती है इससे। उसके बाद हम कहते हैं इंस्टॉल्ड बेस एंड लोकल प्रेजेंसेस, ये भी एक क्राइटेरिया है कि जो आप इंस्टॉल बेस जहाँ जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है वहाँ का विजिट करें, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरियाज, इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, उनको हम फार्मूला लगा के आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर वेंडर एप्लीकेशन इज इम्प्लीमेंटेड, हम ये देखते हैं कि कितनी जगह पे एक वेंडर, फॉर एग्जांपल सैप है, इसकी प्रोडक्ट कितनी प्लेसेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। आमतौर पर इनकी वेबसाइट के ऊपर दिया होता है कि जी हमारी प्रोडक्ट कितने 1000 और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। लुक हाउ मैनी इंस्टॉलेशन द एप्लीकेशन वेंडर हैव इन सेम इंडस्ट्री। पहले आप देखते हैं 10,000 उनकी इंस्टॉलेशन है ओवरऑल, लेकिन आप अगर मोबाइल फ़ोन जो ना प्रोडक्शन का की कंपनी है एक, तो आप देखेंगे कि किसी और मोबाइल फ़ोन कंपनी ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है, जिस तरह से ये जो शिबली कॉलेज है फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया और वो डेवलप होने के बाद अभी इतना ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टिव नहीं था, एक और जगह पे इम्प्लीमेंट हुआ, 2 जगह पे इम्प्लीमेंट हुआ तो सॉफ्टवेयर मैच्योर होना शुरू हो गया, फिर एक तीसरे कॉलेज ने उसको ओन किया तो वो दी बेस्ट सॉफ्टवेयर बन गया। हम इसी तरह से ईआरपी की बात करते हैं, अगर आपके सिमिलर इसी आपके नोयत की एक और ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है या पैरल टेक्सटाइल्स हैं, तो एक इंटरलूप ने उसको परचेज़ किया हुआ है। अब अगर एमटीएम परचेज़ करना चाहती है और एमटीएम से आगे कोई और यूनिट, एक्सपोज हम कहते हैं इब्राहिम फाइबर्स, उसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो देखेंगे कि पहले 2 यूनिट्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, तो एक तो कस्टमर का जो है ना और कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन का इतमाद बहाल होता है। दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट सिस्टम में ऐड होने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरीन और जो है ना वो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट से आप ये ईआरपी सिस्टम ज़्यादा मैच्योर हो चुका होता है। नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन इन सेम जियोग्राफिकल रीजन, आपके एरिया के अंदर कितनी जो है ना उसकी इंस्टॉलेशन है। फॉर एग्जांपल फैसलाबाद के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन का मैकेनिज्म और होगा, एफबीआर के मैकेनिज्म और होंगे, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेजिस्लेशन होती हैं वो और होंगी। किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाएंगे वहाँ पे और होंगी। अगर पाकिस्तान के अंदर उसकी दूसरी तीसरी चौथी जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इसका मतलब है कि ईआरपी वेंडर यहाँ के जो टैक्सेशन के निज़ाम को, यहाँ पे कवानीन को अंडरस्टैंड करता है
तो ये भी एक प्लस पॉइंट ऐड होता है। कि टोटल कितनी जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है, सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर कितनी जगह पे हुई है, और जो नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन इन जियोग्राफिकल रीजन कितनी है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल है, जिस तरह से हम कहते हैं इंटरलूप है, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, तो फिर वो देखेगा कि इसकी रोल आउट स्ट्रेटेजी क्या है। क्या ये कभी ऐसे इस वेंडर ने ऐसा काम किया है, किसी ऐसी इंडस्ट्री को ईआरपी प्रोवाइड किया है जो कि एक से ज़्यादा मुल्कों के अंदर जिनके यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरलूप है, उसके यूनिट्स हम कहते हैं 15-10 ममालिक के अंदर हैं। तो वो पहले नंबर पे ये इंटरलूप वाले ये देखेंगे कि सैप ने कभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है ना वो ईआरपी की फॉर्म में इंस्टॉल किया है जो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर हो सकता है कि उसके लिए पहला एक्सपीरियंस हो और वो एक्सपीरियंस फ्लॉप हो जाए। तो ये पहले नंबर पे, और जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं कि क्या इनका मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस है। अगर मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस है तो रोल आउट स्ट्रेटजी क्या थी और उसमें उसको आउटपुट लेवल क्या मिला। ठीक है, लुक फॉर स्पेसिफिक मॉड्यूल इंस्टॉलेशन। फॉर एग्जांपल आप ईआरपी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज को लेना चाहते हैं, या हम इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम लेना चाहते हैं, या हम प्रोडक्शन प्लानिंग के हवाले से कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या इस ईआरपी वेंडर ने किसी जगह पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पे जाके देखेंगे कि ईआरपी कैसे, जो ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज हो रहा है। वहाँ पे जाके देखेंगे कि इनका जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो कैसा है, या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम कैसा है। तो उससे हमें आइडिया होता है। तो हम मुख्तलिफ एंगल से उसके जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बेसिस हैं उनको देखते हैं। टोटल कितनी जगह पे इम्प्लीमेंटेड है, सेम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, सेम इंडस्ट्री में कहाँ पे है, सेम कंट्री में कहाँ पे है, और सेम मल्टीनेशनल कंट्रीज़ के अंदर इसका क्या रुझान है। उसके बाद हमारे पास आती है पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप से मुराद ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो एक ईआरपी वेंडर है, ईआरपी के अंदर वो जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, कुछ ऐसा है मॉड्यूल जिसके अंदर मिसिंग है जो कि उसकी स्पेशलिटी नहीं है, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि वो ईआरपी का पार्ट बनना है, और ईआरपी का पार्ट बनने के बाद उन्होंने उस मॉड्यूल ने आपके सिस्टम के साथ इंटरफेस करना है, इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। तो उनकी पार्टनरशिप का क्या मैकेनिज़्म है, हम ये देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे भी जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जो पीपलसॉफ्ट है, वो जो कि स्पेशलिस्ट है फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, और जो ये ईआरपी हमें मिल रहा है इसमें ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो किसी दूसरी कंपनी के साथ इंटरेक्ट करने का क्या मैकेनिज्म होगा। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनरशिप विद कंसल्टिंग कंपनीज, हाउ मैनी कंसल्टिंग कंपनी, सॉरी इसको नीचे वाले पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करें। एप्लीकेशन पार्टनरशिप विद अदर थर्ड पार्टीज, हम ये देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, वो अगर इनके पास फुलफ़िल नहीं हो रही तो किसी थर्ड पार्टी के से एक आध मॉड्यूल अगर हम ये परचेज़ करते हैं तो वो सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो वो जो हमारे पास वेंडर है उसने हमको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, वो जहाँ से भी ले, हम ये देखते हैं उसका थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप का क्या मैकेनिज़्म है, वो जो गैप्स हैं वो किस तरह से कवर अप होते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट हो रहा है, जो इनके पास मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, वो एक गैप क्रिएट हो गया हुआ है, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे ब्रिज करती है। वेल नोन अबाउट द वेंडर्स ऑफ पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन। ठीक है, अगर ये वेंडर ऐसा है जो कि कोलैबोरेशन कर चुका है ऑलरेडी और मार्केट में इसकी फेम गुड है, तो फिर वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो मॉड्यूल की एक्सचेंज कर सकते हैं। लीडिंग ईआरपी वेंडर लाइक सैप एंड ओरेकल टुडे हैज़ टाई अप विद हंड्रेड्स ऑफ सच इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स। ठीक है, तो ये वाले जो बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये छोटे छोटे कई वेंडर्स हैं। हमने बुक के अंदर हंड्रेड्स का वर्ड है कि हंड्रेड्स तक जो है ना वो मॉड्यूल्स दूसरे वेंडर से परचेज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इनका प्लस पॉइंट होता है कि जहाँ पे इनको कोई चीज़ इनके पास अवेलेबल नहीं है, ये किसी दूसरे जो है ना पार्टनरशिप के तहत उसको आपके सिस्टम का पार्ट बना देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अगर आपने किसी वेंडर से आपने सॉफ्टवेयर लेना है तो उसकी कंसल्टेशन कंपनीज के साथ कितनी पार्टनरशिप है। इससे हम दो इमेजेस जो है ना वो गेट करते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग कंपनीज है ना जो कि उस ईआरपी वेंडर को सपोर्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी लोग जो है ना उनके साथ काम कर रहे हैं। एक ये हम कहते हैं रिलायबिलिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि बहुत सारे लोग उस ईआरपी को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली आपके पास ये भी चॉइस होती है कि आप जब आपके पास
10-15 से ज़्यादा कंपनीज आ जाएं कंसल्टेशन के लिए, तो आप उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन बार्गेनिंग का मैकेनिज्म करते हैं। अगर आप कोई ऐसा वेंडर देखते हैं ईआरपी वेंडर जिसकी कंसल्टिंग कंपनीज दो ही हैं, तो दो कंपनीज तो हम कहते हैं मच लेस हैं, और फिर वो अपनी मर्जी का रेट आपसे लेंगी, तो वैसे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि एक ईआरपी वेंडर है और उसको सिर्फ दो कंपनीज जो है कंसल्टेशन दे रही हैं। तो कंसल्टेशन कंपनी जो है ना, जो हम कहते हैं थर्ड पार्टी है बिटवीन कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेंडर, उनकी उनकी जो है ना हम क्वांटिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल सैप है, सैप के हम कहते हैं 100+ कंसल्टेशन पार्टनर्स हैं। इससे हमें पता चलता है 100+ लोग जो है ना, वो 100+ कंपनीज जो है ना, इनकी प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं किसी जगह पे जाके, ठीक है। और वो कंपनीज ईआरपी को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद देती हैं, मार्केट में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देते हैं, जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आती हैं कंसल्टेशन के लिए आप उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर वो दो ही कंपनीज हैं जो कि कंसल्टेशन दे रही हैं, एक तो मतलब ये कि मार्केट में उस वेंडर का इमेज पुअर है, और दूसरे नंबर पे इसका ये भी मतलब है कि वो जो कंसल्टेशन कंपनीज हैं वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएंगी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो कॉस्ट चार्ज करें, जो कि एक हम कहते हैं पॉजिटिव फैक्टर नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी। टेक्नोलॉजी के लिहाज से उस सीआरपी के अंदर कितनी मैच्योरिटी अवेलेबल है, ये मुख्तलिफ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। लेट्स फॉर डेटाबेस कंपैटिबिलिटी कितनी है, किन किन डेटाबेसिस के साथ वो कंपैटिबल है, ठीक है। जितनी डेटाबेसिस के साथ ज़्यादा कंपैटिबल होगा, इसका मतलब है कि उसका स्कोप उतना ज़्यादा वाइडर है। कितने ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एंड यूज़र जो है ना, वो विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 के साथ प्रोफेशनल जो है ना वो वर्क करता है, तो ये हम देखते हैं कि क्या ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है, या हम ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सन सोलेरिस है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, फेडोरा एटसेट्रा, उनको भी सपोर्ट करता है। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी है। अगर ये चंद एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलता है, इसका मतलब है कि ये टेक्निकली मैच्योर नहीं है। फिर हमारे पास तीसरी जो चीज़ होती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कैन बी यूज्ड।